नमस्कार, आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी मिलिंद भागवत. दोन बातम्या अतिशय महत्त्वाच्या आतापर्यंतच्या. जर का तुम्ही सकाळपासून टीव्ही पाहिला नसेल तर या दोन बातम्या तुम्हाला माहीत असणं अतिशय आवश्यक आहे. पहिली बातमी आहे, सीबीआय कडे सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी आता सुपूर्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं याबद्दल औपचारिक निर्णय दिलाय. सीबीआयची टीम उद्या मुंबईत दाखल होईल. सीबीआयचे तपास अधिकारी सुशांतच्या घरी जाऊन सुद्धा पाहणी करणार आहेत. तर दुसरा मोठा निर्णय, देशभरातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या निर्णयाच्या माध्यमातून झाला आहे. तो म्हणजे ऊसाला प्रतिटन 2850 रुपयांचा भाव सरकारनं जाहीर केला आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारनं FRP वाढवलाय आणि हा शेतकऱ्यांच्या करता दिलासा मानला जातोय. या दोन आहेत आतापर्यंतच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या बातम्या. दरम्यान सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणामध्ये न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारनं सीबीआयला सहकार्य करावं असं मत काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी व्यक्त केलं आहे. मात्र मुंबई पोलीस तपासात हायगय का करत होते याचं कारण सुद्धा सर्वांना माहिती असल्याचं संजय निरुपम यांनी म्हटलं आहे. संजय निरुपम अद्याप तरी काँग्रेसमध्येच आहेत, त्यामुळे हा काँग्रेसकरता आणि सरकारकरता सुद्धा आहेर मानला पाहिजे. संजय निरुपम यांनी गेल्या काही दिवसात सातत्यानं सरकारच्या कामकाजासमोर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केलंय. सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया है, यानी सीबीआई अब उस मामले की जांच करेगी. लेकिन मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं. मेरे साथ निरुपम साहब, कहाँ चूक हो गई मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार से जो केस हाथ से निकल गया? नहीं, मुंबई पुलिस के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए. ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा कोई केस नहीं है जिसकी जांच किसी स्टेट की पुलिस कर रही हो और उससे लेकर के सीबीआई को दिया जा रहा है. ऐसा कई बार हुआ है. तो मुंबई पुलिस को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए. और अगर पुलिस जांच कर रही है और वो सीबीआई के पास चला गया, मतलब राज्य के खिलाफ कोई ऐसी भूमिका हो गई, ये सब नहीं सोचना चाहिए. चूँकि सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु का जो मामला है वो दो राज्यों से जुड़ा हो गया है. जनभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं. सबकी ये मांग थी कि सीबीआई इसकी जांच करे. अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है. ऐसे में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी किसी प्रकार का प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए बगैर इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सीबीआई को सहयोग करे. सीबीआई के आने के बाद जांच हो सकता है कि जो सही वजह सामने आएगी, न्याय मिलेगा. मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि सबकी ऐसी इच्छा है, सरकार की ऐसी इच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि सीबीआई के जरिए शायद एक न्याय मिले और जांच सही ढंग से हो, तो निश्चित तौर पर हम सबकी ऐसी अपेक्षा होनी चाहिए. सबको ऐसा विश्वास करना चाहिए. शुक्रिया से बात करने के लिए. कैमरामैन सुमंगल के साथ दिवाकर सिंह. तेव्हा संजय निरुपम यांचा सरकारला एक प्रकारे घरचा आहे. तिकडे सीबीआयची टीम उद्याला मुंबईत दाखल होते आणि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास औपचारिकपणे उद्याला या सीबीआयच्या टीमकडे सुपूर्द केला जाईल. विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे की सुशांतच्या घरी जाऊन सुद्धा सीबीआयची टीम ही पाहणी करणार आहे, चौकशी करणार आहे. सीबीआयची दिल्लीतली टीम मुंबईच्या टीमच्या संपर्कात आहे. मुंबई पोलिसांशी संबंधित या केसच्या संदर्भातल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता सुद्धा केली जाईल. मुंबई पोलिसांच्याकडून केस डायरी, शवविच्छेदनाचा अहवाल सगळं घेण्यात येणार आहे आणि मग खऱ्या अर्थानं उद्यापासून सीबीआय तपासाला सुरुवात करेल. कोर्टानं आज निर्णयात काय म्हटलं? आज सर्वोच्च न्यायालयात केस होती रिया चक्रवर्तीची आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की हा तपास सीबीआयनं करावा. बिहार पोलिसांचा FIR हा वैध आहे असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. एवढंच नाही, आणि त्याच्या आधारे आम्ही हा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करतो आहोत. मुंबई पोलिसांनी बिहार पोलिसांना सहकार्य करण्याच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते, पण मुंबई पोलिसांनी आता सीबीआयला सहकार्य करावं. मुंबई पोलिसांनी काही चुकीचं केलं असं दिसत नाही, पण बिहार पोलिसांच्या तपासात अडथळे निर्माण केल्यामुळे संशयाला जागा निर्माण झाली आहे असं मात्र निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निरीक्षणात नोंदवलं आहे. जाऊयात थेट दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली. बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.
बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए। इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है, लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। अब 285 रुपये पर क्विंटल यानी 2850 रुपये एक टन का दाम निश्चित हुआ है और 1% अगर रिकवरी बढ़ेगी, 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज़्यादा मिलेंगे पर क्विंटल और 9.5 या उससे भी कम अगर रहता है तो भी गन्ना किसान को संरक्षण देते हुए 270 रुपये का दाम मिलेगा। ये निर्णय भी किया है, 270 रुपये 50 पैसे 75 पैसे। तो इससे 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आपको पता है इथेनॉल भी सरकार अच्छी दाम पर लेती है और इसलिए इथेनॉल पिछले साल 190 करोड़ लीटर सरकार ने खरीद की 59 रुपीस, लगभग 60 रुपए के दाम देकर 190 करोड़ लीटर ली। तो गन्ने किसान 1 करोड़ और उनका परिवार देखेंगे तो 5 करोड़ लोगों को एक अच्छा न्याय देने का ये फैसला आज हुआ है। अभी 285 फॉर 10 रिकवरी रेट। फिर तीसरे निर्णय के अनुसार आपको पता है हमारे यहाँ प्राइवेट एयरपोर्ट्स बन गए। पीपीपी का एक वो रूप था, लेकिन अभी फिलहाल 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑप्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज़्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इससे क्या होगा, इससे जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। यात्रियों के अच्छा सुविधा के साथ साथ एक नई कार्यक्षमता, नई ऊर्जा आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये परमानेंट प्राइवेट को नहीं दे रहा है। ये 50 साल वो चलाने के बाद फिर से एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्ट्स वापस मिलेंगे। एक चौथे निर्णय में पावर सेक्टर की अभी एक प्रॉब्लम है। कोविड के कारण खपत कम है। कोविड के कारण ग्राहकों का बिल, इंडस्ट्रियल मांग भी कम है और बिल सारा जमा नहीं हो रहा है समय पे। इसलिए दिक्कत में है राज्य की डिस्कॉम्स। उनको राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इनको वर्किंग कैपिटल के 25% अधिक लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल मिलेगा अबव लिमिट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद कैप ऑफ 25%। तो ये उनको आज ज़्यादा लोन की रकम मिलेगी
उससे डिस्कॉम की लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिस्कॉम्स काम कर सकेंगे, बिजली नहीं जाएगी। इसके लिए ये बहुत सुधार जरूरी था। तो कोविड के चलते जो उपाय सरकार लगातार कर रही है उसमें ये भी एक उपाय महत्वपूर्ण है। जो REC and PF was giving 25%. So now this year I'll just tell you. Now Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation, REC, for extending loans to distribution companies, DISCOMs, above limit of working capital cap of 25% of last year's revenue. पिछले साल के टोटल रेवेन्यू डिस्कॉम का जितना मिलता है उसका 25% ही वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाता था, उससे अब ज्यादा मिलेगा। जरूरत के अनुसार 25% की कैप को अभी थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है स्थिति सामान्य होने तक, और ये सभी राज्यों को फायदा होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। पांचवें निर्णय के अनुसार एक ऐसा ही निर्णय लिया है MSME के फायदे के लिए। मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उनके काम करने के बाद बिल का भुगतान 90 दिन के बाद होता है। तो ये बिल का भुगतान देरी से होने पर उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है और इसलिए उनको तुरंत पैसा मिले, इसलिए डिस्काउंट की एक व्यवस्था ट्रेड्स एक्सचेंज में होती है, TREDS, इस एक्सचेंज के द्वारा होती है। अब उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि पहले केवल NBFC लिमिटेड नंबर के लोग ही उसमें थे, बैंक्स और NBFCs। अब सारे NBFCs को परमिशन दिया है डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी का। इससे क्या फायदा होगा? छोटे और मध्यम लघु उद्योगों को फायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगी, कम रेट में डिस्काउंटिंग करके मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, लिक्विडिटी जल्दी मिलेगी, और ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है कि कोई डबल डिस्काउंटिंग ना करे, यानी एक ही बिल पर दो जगह जाकर डिस्काउंट ना ले, डिस्काउंटिंग करके पैसे ना ले, ये भी एक व्यवस्था इसमें की गई है। तो एक जो लगातार मोदी सरकार का जो नीति है कि कंटिन्यूअस सुधार, लगातार सुधार और हर क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता से और टेक्नोलॉजी से, वही आज के निर्णयों में भी प्रतीत होता है। मुझे बस इतना ही कहना है, टुडे गवर्नमेंट and the cabinet under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi has taken historical decision of National Recruitment Agency as well as leasing for operation, development and maintenance of 3 airports of Jaipur, Thiruvananthapuram and also Guwahati. At the same time, the rate for the fair price or the remunerative prices for the 1 crore farmers who produce sugarcane have been increased to 285 per quintal, and they are also getting good price for their ethanol. Last year 190 crore liters of ethanol was purchased by government at the highest rate of त्यामुळे 60 कोरोनाच्या rupees. संकटात सापडलेल्या देशातल्या सर्वच राज्यांमधल्या वीज मंडळांकरता केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण मदत करणार आहे आणि हा एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल। कदाचित त्याचा फायदा थेट राज्यातल्या वीज ग्राहकांना सुद्धा मिळू शकतो। वळूयात पुढच्या काही महत्त्वाच्या बातम्यांकडे। उत्तर भारतातला कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई यानं सलमान खानच्या हत्येची सुपारी दिली होती। हा धक्कादायक
खुलासा आता समोर आला. ही धक्कादायक माहिती समोर आली. फरीदाबाद पोलिसांनी लॉरेन्स गँगच्या एका गुंडाला अटक केली. राहुल उर्फ संगा असं या गुंडाचं नाव आहे. जानेवारी महिन्यात लॉरेन्सनं मला मुंबईत सलमानच्या घराची रेकी करायला सांगितलं होतं आणि त्याच्या सांगण्यावरून मी घराची आणि सलमानच्या हालचालींची रेकी केली होती असा दावा केला आहे. काळवीट प्रकरणी सलमान खान सुटला आणि त्याचा राग लॉरेन्सच्या मनात होता असंही त्याच्या चौकशीतनं समोर आलंय. पूछताछ में जो इसका खुलासा हुआ, इसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसको सलमान खान जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में जो एक्टर हैं उनकी रेकी के लिए इसको भेजा था. उसकी वजह रंजिश वो इसमें यही बता रहा है कि भाई इसमें जो इसने जो इनका जो प्रीवियस जो वो हिरण कांड था जो सभी को पता है, आपको उनका एक केस था, उसमें उनके बरी होने पे उसको वजह रंजिश यही थी कि भाई इसको हम अपने सिरे से कुछ ना कुछ इसको वारदात करें. कौन से महीने में रेकी की गई? रेकी ये जनवरी के फर्स्ट वीक में इसने बताया है. मुंबई इसने रेकी की थी और ये खुद गया था और उसने उसको इन्फॉर्मेशन वापस आगे दे दी थी. वहाँ से क्या क्या जानकारियाँ कलेक्ट किया था? अभी ये जनरल उसकी रेकी करके आया था अपार्टमेंट की जहाँ वो रहते हैं बांद्रा में, और वहाँ से पूरा देख के इसने उसको आके इन्फॉर्मेशन दी. क्या मकसद? तेव्हा एक मोठा खुलासा या सगळ्याच्या माध्यमातून झाला आहे आणि पाहूयात या तपासात या चौकशीत आणखीन काय काय गोष्टी पुढे येतात ते. आणखीन एक मोठी धक्कादायक बातमी मुंबईतली. 9 महिन्यांच्या एका गर्भवती महिलेला कोरोनाची चाचणी करून या मगच प्रसूतीसाठी रुग्णालयात प्रवेश देऊ अशा प्रकारची धक्कादायक आणि संतापजनक भूमिका कोपर रुग्णालयानं घेतल्याचं समोर आलंय. 9 महिन्यांची गर्भवती महिला ही डिलिव्हरीसाठी आली होती, पण कोरोनाची चाचणी न झाल्यानं तिला कोपर रुग्णालयामध्ये कोणी घेतलंच नाही. मुंबईतल्या मालाड इथली ही घटना आहे. रात्रभर ही महिला हॉस्पिटलच्या बाहेर चक्रा मारत होती, पण कुणी दाखल करून घेईना. दरम्यान ओशिवरा हॉस्पिटल डागडुजी करता बंद करण्यात आल्यानं जैनब या गर्भवती महिलेवर गोरेगाव इथल्या टोपीवाला हॉस्पिटलमध्ये सध्या उपचार सुरू करण्यात आलेत. पण जेव्हा जैनब 9 महिन्यांची गर्भवती झाली तेव्हा गोरेगाव टोपीवाला हे BMC हॉस्पिटलनं तिला कोपर हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी सांगितलं आणि रात्री खूप त्रास सुरू लागल्यानं ती कोपर रुग्णालयात गेली, पण कोपर रुग्णालयातनं तिला प्रवेश दिला नाही. कोरोनाची चाचणी न झाल्यानं तिला रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात आलं नाही आणि याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होतोय. 9 महीने पूरे हो चुके हैं पर मुझे अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिला है. मुझे तकलीफ है. 5 दिन से हॉस्पिटल जा रही आ रही हूँ पर कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा नाम मुदस्सर है. मेरी वाइफ का नाम जैनब है. इसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है. 9वां महीना चालू है. जोगेश्वरी के अंदर BMC का हॉस्पिटल है जो लेडीज़ का जिधर डिलीवरी होती है, उधर उसका नाम डाला था, पर वो हॉस्पिटल बंद होने की वजह से हम लोग को उधर से ट्रांसफ़र दिया गया टोपीवाला हॉस्पिटल में जो गोरेगांव के अंदर है, गोरेगांव वेस्ट के अंदर. उधर भी आज गए. उधर हमको आज एडमिशन दे दिया गया. कल हम लोग को बोला गया आपकी वाइफ की डिलीवरी हो जाएंगी, पर आज जाने के बाद एडमिशन लिखने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया गया. उधर से हमें भेज दिया गया कोपर हॉस्पिटल. कोपर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आने के बाद भी इधर वाले बोलते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल अगर बंद हो जाता है तो हमने दूसरे हॉस्पिटलों का ठेका म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल का ठेका नहीं लिया. आपको वही हॉस्पिटल में जाके वही डॉक्टर से इलाज कराना होगा. इधर आपका इलाज नहीं होगा. अगर आपको इलाज करना है तो 1 हफ्ता रुकना होगा और वापस सोनोग्राफी, ब्लड चेकिंग सब हमारे हिसाब से करनी होगी. और करके हमें भेज दिया. अभी मेरे पास दूसरा कोई उपाय है ही नहीं. मैं इसको ऐसा छोड़ नहीं सकता. मेरे को भी कर्ज उधार लेके मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इसकी डिलीवरी करानी होगी. मेरे पास दूसरा चारा नहीं है. सिर्फ हॉस्पिटल सिर्फ नाम का रह गया है. इसके अंदर कोई भी हेल्प नहीं हुई है मेरी. अपेक्षा आहे की पुढच्या वेळेला असं होणार नाही. आणि एक मोठी आणि एक महत्त्वाची बातमी येते महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाकरता. मोठी दिलासादायक बातमी ती म्हणजे STच्या एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या वाहतुकीला अखेर परवानगी देण्यात आली आहे. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये आता ST बसनं प्रवास करता येणार आहे. आतापर्यंत सरकार चाचपणी करत होतं. औपचारिक निर्णय झालेला नव्हता. केवळ जिल्ह्यांतर्गतच बस सेवा काही ठिकाणी सुरू होत्या. प्रफुल्ल साळुंखे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. प्रफुल्ल, मोठा निर्णय सरकारचा. नक्कीच मिलिंद, आपण जर पाहिलं तर गेल्या काही दिवसांपासून ST महामंडळाची जी बसेसची सर्व्हिस आहे ती जिल्हांतर्गत अनेक ठिकाणी सुरू करण्यात आली होती. पण आंतरजिल्हा जी ST आहे ती अजूनही सुरू झालेली नव्हती. वारंवार प्रश्न उपस्थित होते, जर परराज्यात जायला ST इतर राज्यातल्या वाहनांना या ठिकाणी परवानगी मिळत असेल
तर एसटीला परवानगी का दिली जात नाहीये असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आज राज्य सरकारने जी आहे एसटीला जी आहे ती परजिल्ह्यात जायला परवानगी या ठिकाणी दिली आहे. पण ही परवानगी फक्त एसटी साठीच या ठिकाणी देण्यात आली आहे. इतर वाहनांना जी आहे ती परवानगी या ठिकाणी देण्यात आलेली नाही. बर म्हणजे अन्य ज्या ट्रॅव्हल टुरिस्टच्या बसेस असतील त्यांना अशा प्रकारची परवानगी नाही, पण एसटीला आता 2 जिल्ह्यांमध्ये प्रवासाची परवानगी देण्यात आली. प्रफुल्ल तुर्तास धन्यवाद. सरकारचा एक मोठा निर्णय. आणि यासोबतच बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक, लगेचच परत येतो. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. बातमी आहे औरंगाबादमधल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातले डीन डॉक्टर प्रशांत अमृतकर यांच्या विरोधात अखेर पोलीस स्थानकात औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली. कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांनी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली. यानंतर डीन डॉक्टर प्रशांत अमृतकर यांना वायवासाठी विद्यार्थ्यांच्याकडे 60,000 रुपये मागितल्याच्या प्रकरणी आता पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. न्यूज 18 लोकमतनं पुराव्यासहित हे सगळं प्रकरण चव्हाट्यावर आणलं होतं. मान्य कुलगुरूंना अमृतसरच्या संदर्भामध्ये ज्यांनी सक्तीच्या रजेच्या संदर्भात आम्ही बोललो होतो, कुलगुरूंना आम्ही आज अशी मागणी केली की हे क्रिमिनल मॅटर आहे आणि कुलगुरूंनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा. आज कुलगुरूंनी ती मागणी मान्य केली आणि कुलगुरूंनी आमच्या साक्षीने पोलिसांच्या हातामध्ये पत्र देऊन त्याच्यावर क्रिमिनल केस दाखल करण्यासाठी अनुमती दिलेली आहे. यासोबतच या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबूयात. सर्व प्रकारच्या ताज्या बातम्यांसाठी news18lokmat.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग ऑन करा. फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा.